चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 501.01। कमेंट करिए कि कमेंट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉपरली डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रेस्ट विथ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, कहीं ये कुछ पुराने क्वेश्चंस है, इसमें गाइडेंस नोट का रेफरेंस है। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग मैंडेटरी इन नेचर होते हैं, इसको फॉलो करना ज़रूरी होता है अनलेस कोई रीज़न मिल जाए, कोई जस्टिफाई, आपको एक्सेप्शन मिले, एग्जेम्पशन मिले। एग्जेम्पशन मिले तो आप छोड़ सकते हो। गाइडेंस नोट्स आपके रिकमेंडेटरी होते हैं, रिकमेंडेटरी होते हैं, ठीक है। इसको आप अवॉइड कर सकते हो, इज पॉसिबल। अगर आपके पास जस्टिफाइड रीजन हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ऐसा बोल सकते हैं स्टैंडर्ड्स को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, मैंडेटरी नेचर के है और ये रिकमेंडेटरी नेचर है, इनको अवॉइड किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे ऐसे गाइडेंस नोट्स इशू करके रखे हुए हैं। बैलेंस शीट पीएनएल में जितने आइटम्स हैं हर किसी पे गाइडेंस नोट इशू करके रखे हैं। इसका मतलब हमको क्या पढ़ना है वो नहीं, कोई लोड लेना है नहीं, उसका रेफरेंस आएगा, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। तो गाइडेंस नोट है ऑन ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री, वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। आप लॉजिक भी बदल सकते हैं, वो बिजनेस को चलाते हैं, उनका कंट्रोल है, उनको पूरा नॉलेज है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तो उनको ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। और उनका काम है, और कम से कम साल भर में एक बार, तो पहले बताया कि गाइडेंस नोट है, वहाँ पे दिया हुआ है एटलीस्ट वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। ये भी कॉमन सेंस से निकल के आता, वहाँ लिखा है, क्योंकि आपको एक बार तो ट्रेडिंग पीएनएल बनाना ही है, क्लोजिंग स्टॉक तो आपको लगेगा ही, तो आपने कम से कम साल में एक बार करना चाहिए। ऑडिटर से क्या उम्मीद है? ऑडिटर से उम्मीद है कि अटेंड करे, उनके जो तौर तरीके वो समझे बराबर है क्या, वो बराबर परफॉर्म कर रहे हैं क्या, आर दे परफॉर्मिंग इट प्रॉपरली, कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री को भी देखने का तरीका उनका बराबर है। बस वही बात लिखी, ऑडिटर की जिम्मेदारी उसको अटेंड करना, अटेंड करके वो जो काम करता है वो कर लेना। और ऑडिटर अटेंड भी कर लेगा तो मतलब पूरी जिम्मेदारी उसकी हो गई, अब वो सब कुछ करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजमेंट ही सब कुछ करेगा, वो जाके सिर्फ दर्शक बनने वाला है, देखने वाला है जब चीज़ें बराबर चल रही है ना, दैट्स इट, ठीक है। और साथ में जो और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखते होंगे वो भी देख लेगा। वैल्यूएशन के बारे में बोला है एक्स्ट्रा है, नॉट एक्सपेक्टेड। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में बोला है, उतना बोल के बाहर निकलो, लेकिन क्या पुराना आंसर है, उन्होंने AS2 वैल्यूएशन भी डाल दिया, तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड नहीं है, हमने तो नहीं डालना चाहिए, ठीक है। बस मुद्दे की बातें, और आप लाइन टू लाइन तो याद रख नहीं पाओगे। आपने याद रखा गाइडेंस नोट का रेफरेंस देना है, मैनेजमेंट का बताना है, और मैनेजमेंट का बताना है, उसका बैकग्राउंड बता देना है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है क्या बता दो, ठीक है। और अटेंड करने पे जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, इतना बता देंगे उतना काफ़ी रहेगा। फिर इन्वेंट्री फिजिकल वेरिफिकेशन, यहाँ पे अब बहुत ही बढ़िया सा केस है। फुल्ली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ऑपरेशन से पूरा कंप्यूटराइज कर दिया, पूरी अकाउंटिंग सिस्टमैटिकली, पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब यूज करके, सब ऑटोमेटेड है, पेपर का नामो निशान नहीं है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर मेंटेन अप टू डेट विद टाइमली एंट्रीज पास्ड फॉर ऑल रिसीट्स, एंड एकदम टकाटक एंट्रीज है, रिसीट हुआ एंट्री, इशू हुआ एंट्री। कंपनीज हैड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एजेंसी विच मॉनिटर्स एंड implements a close vigilance over the operations of the company। एक तो पूरा कंप्यूटराइज कर दिया और सिक्योरिटी तूफान बढ़ा दी। बोले सब कंप्यूटराइज कर दिया, एक्यूरेसी एक्यूरेसी हर जगह पे, और ऊपर से हम लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसी लगा दी, सेफ्टी सेफ्टी है। अब क्यों टाइम वेस्ट करना, फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही नहीं चाहते, वो कर ही नहीं रहे, तो हम पहले तो बोलेंगे अरे यार नहीं, गाइडेंस नोट में बोला हुआ है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है फिजिकल वेरिफिकेशन करना, और साल में कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए, तो वो तो करना ही चाहिए उन्होंने, ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे। अगर आप बोलेंगे ओनली बिकॉज आपके सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, ओनली बिकॉज आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराओगे, ये अपने आप में गलत बात है। हाँ, आपके सिस्टम्स अगर बहुत अच्छे हैं तो हम ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल्स को स्टडी करते, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते, बहुत बढ़िया, वो अच्छे रहेंगे तो हम सिस्टम्स पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। आगे जाके सब्सटैंटिव प्रोसेस कम करनी पड़ेगी। सब्सटैंटिव प्रोसेस क्या करनी पड़ती है इन्वेंट्री में? अगर थर्ड पार्टी के पास है तो कभी एक्सटर्नल कन्फर्म, सबसे आसान एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, फिर उससे थोड़ी और मेहनत करनी है, रिकॉर्ड्स देख लेते हैं हम लोग, और मेहनत करनी है, एनालिटिकल प्रोसेस लगा लेते हैं, और मेहनत करनी है, वैल्यूएशन
ठीक है, एग्जामिन इन्वेंट्री को लेकर बात बोल रहे हैं, वैल्यूएशन देख लेते, और मेहनत करनी अटेंड कर लेते। मैंने सीक्वेंस में, मेहनत के सीक्वेंस में सबसे आराम से कंफर्मेशन, उसके बाद रिकॉर्ड्स, उसके बाद आपके एग्जामिन वैल्यूएशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर वैल्यूएशन एंड सो ऑन, ऐसे ही एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कुछ एग्जाम्पल कि भाई इन्वेंट्री को चेक करने के तरीके बताओ, तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ में आपको कंडीशन के बारे में पता चलेगा, एबनॉर्मल लॉसेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, स्लो मूविंग आइटम्स के बारे में पता चलेगा, तो बिल्कुल करना चाहिए। और कारो अभी तक हम लोग पढ़ा नहीं है। कारो में, कारो रिपोर्ट होती है, उसमें बताना पड़ता है कि मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया कि नहीं किया, तो वहाँ पे भी हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा निगेटिव, इसलिए आप करवा लो फिजिकल वेरिफिकेशन, करवाना चाहिए। 501.07 था, इन्वेंट्री विथ थर्ड पार्टी। इन्वेंट्री विथ थर्ड पार्टी, ठीक है, इन्वेंट्री विथ थर्ड पार्टी की हम लोग बात करते हैं। अब इन्वेंट्री थर्ड पार्टी हम लोग पढ़ कर आए भाई साहब, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लीजिए, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लीजिए, नहीं तो आप खुद जाके इंस्पेक्ट कर लिए, आप ही देख लीजिए। और फिर बीच में की चीज़ें हैं, बीच में की चीज़ें अदर प्रोसीजर्स हम लोग देख कर आए, बस उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, नथिंग न्यू। फिर उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है, मैटर्स रेलेवेंट फॉर प्लानिंग। प्लानिंग करते हो कौन सी बातें देखनी चाहिए? देखो, May 18 एग्जाम में आया है, फिर ये आरटीपी एमटीपी, ये एमटीपी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। विजिट से रिलेटेड 3 पॉइंट है, रिस्क से संबंधित 3 पॉइंट है, फिजिकल वेरिफिकेशन से संबंधित 3 पॉइंट है, खत्म। फिर उसके बाद 9 के बाद 11 नंबर, फिर उसके बाद 11 नंबर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिस्की लिटिगेशंस और क्लेम्स को? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारा स्टेप नंबर 1 है, जाके इंक्वायरी कर लीजिए इन हाउस लीगल काउंसिल से, फिर सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट मिनट्स देख लीजिए, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट मिनट्स देख लीजिए, उससे छोटा डॉक्यूमेंट करस्पॉन्डेंस देख लीजिए, उससे छोटा लीगल एक्सपेंसेस देख लीजिए, डन। स्टेप नंबर 1 को बता दीजिए, इसकी मदद से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और जो रिस्की लिटिगेशंस और क्लेम्स है वो आइडेंटिफाई करना वो हम आइडेंटिफाई कर ही लेंगे इससे। फिर 13 नंबर था, ये ऐसे 200 में पढ़ेंगे हम लोग, 501.13, ये ऐसे 200 में पढ़ेंगे, वहाँ पे कवर भी होता है, मतलब ऑलरेडी कवर्ड भी है वहाँ पे, अभी इसको छोड़ दीजिए, ये हम पढ़ के भी आए। अगर आपको डिफ़िकल्टी, टाइम कॉस्ट, डीटीसी का प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब कोई प्रोसीजर करना ही नहीं, ऐसा नहीं होता। डीटीसी का प्रॉब्लम है तो देखिए आप, क्या और कोई दूसरे तरीके से सबूत मिल सकता है क्या, एविडेंस मिल सकता है क्या? पता चला दूसरे तरीके से सबूत मिल ही नहीं सकता, उतना भरोसेमंद सबूत मिल ही नहीं सकता, तो फिर आपको करनी पड़ती है प्रोसीजर। लेकिन इसके बारे में मैंने बोला ना आपको, 200 में पढ़ेंगे, अभी अभी नहीं, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे ना भाई, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर 8 सिचुएशन बताइए, 4 सिचुएशन बताइए, सिचुएशन 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 बताइए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहाँ कहाँ पे? हम बैलेंस शीट पैनल का एग्जाम्पल था, नीचे का एक अच्छा क्वेश्चन है कि सिर्फ बैलेंसेस को लेकर बात नहीं होती, डेफिनेटली अग्रीमेंट्स को लेकर भी बात होती है। ट्रांजैक्शंस का भी हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं, ट्रांजैक्शंस के लिए जो अग्रीमेंट बनते हैं उनका भी लेते हैं। कोई ऐसा भी कभी कोई कंफर्मेशन लेते हैं, प्लीज कंफर्म, और कोई दूसरा अग्रीमेंट तो नहीं है, साइड अग्रीमेंट तो नहीं है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं है, चीजें नहीं है, इसका भी हम कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि भाई सिर्फ बैलेंसेस को लेकर नहीं, अग्रीमेंट्स को लेकर, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर, ट्रांजैक्शंस को लेकर, अब्सेंस ऑफ मैटर्स को लेकर, अब कि भाई ये चीजें नहीं है ना, हमारे अग्रीमेंट में डैमेज क्लॉज नहीं है ना, हमारे अग्रीमेंट में इंटरेस्ट क्लॉज नहीं है ना, कोई साइड अग्रीमेंट नहीं है ना, ये भी हम लोग कंफर्म करवाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज। सबसे पहले तो कल के एक एमसीक्यूज में मैंने जो आंसर दिया था वो सही नहीं था, तो वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। क्या है, मैं भी अपनी धुन में रहता हूँ, खटाखट मेरे को जो लगा
मैंने दे डाला। फिर बाद में डाउट पूछा तो उसको अच्छे से देखा। आपका वो अच्छा इंटीग्रेटेड केसेस वाला वो बाद में देखते हैं। पहले बताता हूँ वो कौन सा था, मैं कौन सा था बताता हूँ मैं आपको बाद में। 501.1। 501.1 मे 19 आरटीपी का है और सैम्पल पेपर 3 में आया हुआ है। बेसिकली एक कंपनी के बारे में दिया है और उनका स्टॉक थर्ड पार्टी के पास में है और उनके मन में डाउट है इंटीग्रिटी ऑब्जेक्ट थर्ड पार्टी को लेकर। देखिए अगर आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है तो आप किसी प्रकार का अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्या करिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लीजिए। सबसे आसान एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेकर बैठ जाइए। लेकिन अगर आपको सरकमस्टांसेस अनयूजुअल लगते हैं, थर्ड पार्टी पे अगर आपको डाउट है, तो आपके पास में अदर ऑडिट प्रोसीजर है और फिर सबसे बेस्ट तो आप खुद जाकर इंस्पेक्ट कर लीजिए। सबसे बेस्ट आप खुद जाकर इंस्पेक्ट कर लीजिए, यह है आपके पास। तो जब आपको ऐसा लगे रिस्क बढ़ने लगे तो फिर मेहनत बढ़ा दो। अगर रिस्क नहीं है ना भाई साहब तो सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेकर बैठ जाइए। लेकिन आपको लगता है कि यार ये खतरनाक लोग है, थर्ड पार्टी पे विश्वास नहीं है, फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन को बाजू में रखो। बाजू में रखो। आप लोग ज़्यादा क्या करिए, आप अदर ऑडिट प्रोसीजर पे जा सकते हैं या फिर खुद अटेंड कर लीजिए। तो क्या क्या लगा सकते हैं हम लोग, खुद जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यस। किसी और को अरेंज कर सकते हैं, यस। डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, यस। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। 501.2। तो इधर ही है। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, रिस्की लिटिगेशंस और क्लेम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ करेंगे, वो लोग कहाँ करेंगे बेटो, 4 स्टेप लगाएंगे। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। फिफ्थ में, हाँ ये फिफ्थ में, पहले तो कल की बात करूं मैं, फिफ्थ का पहला कल का, ठीक है। मैंने डी आंसर दिया था वो सही नहीं है। लेट्स सी, सी और डी को हम लोग देखते हैं अच्छे से। अगर सी और डी को आप देखोगे, द अटेंडेंस ऑफ ऑडिटर एट फिजिकल इवेंट इज इम्प्रैक्टिकल ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट, ऐसा वो बता रहे कि इम्प्रैक्टिकल लग रहा है बिकॉज ऑफ ऑडिटर्स ऑफिस लोकेशन, बहुत बहुत ज्यादा दूर है ऐसा कुछ, इसलिए हेंस अटेंडेंस ऑफ फिजिकल मे बी स्किप्ड। देखो बहुत डिप्लोमेटिक, मे बी हो सकता है हम स्किप कर ले, एंड मे परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, मे परफॉर्म कर ले। यहां पे लोग मे की बात कर रहे हैं, बहुत डिप्लोमेटिक चल रहे हैं, फ्लेक्सिबल है, ऐसा हम कर सकते हैं। डी में मैंने सिर्फ पहली लाइन पढ़ी थी, मेरी गलती थी। अनलेस इम्प्रैक्टिकल, हाउएवर इश्यू ऑफ टाइम कॉस्ट, टाइम और कॉस्ट का इशू है तो ये कभी नॉट वैलिड बेसिस, टाइम और कॉस्ट कभी वैलिड बेसिस हो ही नहीं सकता। जब भी ऐसे बोले ये हो ही नहीं सकता तो अरे भैया साइंस थोड़ी है यहाँ पे। तो सी वाला ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो आंसर सही है। डी वाला, डी वाला आंसर में नहीं जाएगा। ठीक है, सी विल बी द परफेक्ट आंसर क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो बिल्कुल सही है। टाइम और कॉस्ट की वजह से कभी हम लोग छोड़ ही नहीं पाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन, ये गलत बात होगी, दिस विल बी रॉन्ग। फिर दूसरा क्वेश्चन अभी पूछा है, हम लोग जब प्लानिंग करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लस्टर लाइकली इनअप्रोप्रिएट, कौन सा क्लस्टर इनअप्रोप्रिएट। हम लोग पढ़े थे 9 पॉइंट्स, तो वो 9 पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कौन सी चीज हम फैक्टर नहीं करते, एग्जिस्टेंस के लिए जा रहे हैं ना, वैल्यूएशन के बारे में हम नहीं सोचते। तो बाकी सब देखोगे जो 9 पढ़ के है ना, नेचर ऑफ इन्वेंट्री, टाइमिंग ऑफ इन्वेंट्री, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, रिस्क कंट्रोल, ये सारी चीजें आती है। कौन सा इनअप्रोप्रिएट है, बी वैल्यूएशन वाली बात। एग्जिस्टेंस पे वैल्यूएशन वाली बात का क्या लेना देना। ये 24 नंबर का है।
अगर मैं 24 नंबर की बात करूं, फिर ये 24 का सेकंड है। 24 आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अरे भैया कैसे? चार तरीके हैं, उससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। द 4 वेज वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। 3 इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है। हाउ शुड द ऑडिटर वेरीफाई इन्वेंट्री थर्ड पार्टी? ऐसे 501 मैंडेट करता है, मैंडेटरी करता है टू वेरीफाई सेम फिजिकली। थर्ड पार्टी फिजिकली जाना मैंडेटरी है, गलत बात। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देखो, जहां पे सारे सबूत लेने के बाद में ही मन में डर लगता है कहीं कुछ छूट ना जाए, ऐसे कुछ एरियाज होते हैं, छूट ना जाए कुछ, वहां पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। थर्ड पार्टी को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की है वहां पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात की है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात थोड़ी की है। इन्वेंट्री ऑफ क्लाइंट वुड हेल्ड विथ थर्ड पार्टीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट। देखना ही नहीं चाहिए उसकी तरफ, ये भी गलत है। बचा कौन सा? बी। ऑडिटर परफॉर्म लाइक रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन, बिल्कुल आता है इसमें। इंस्पेक्ट करना रिसीट्स, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। डॉक्यूमेंट्स रिसीट करना, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज बी, कि भाई थर्ड पार्टी के लिए आप ये बी वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी ही बात थी।